आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है परिपत्र। परिपत्र कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं और इसकी विशेषताएं क्या है और साथ ही परिपत्र के नमूने के बारे में जानेंगे। आइए परिपत्र को हम इसके 5 बिंदुओं के आधार पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम पहला है परिपत्र का आशय, दूसरा परिपत्र का उद्देश्य, तीसरा है परिपत्र की विशेषताएं, चौथा है परिपत्र लिखते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए और पांचवा है परिपत्र का प्रारूप। परिपत्र का आशय क्या है? कार्यालयों में सूचनाओं और आदेशों को जिन पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है उसे परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। जैसे विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों को भेजा जाने वाला गोपनीय पत्र। आइए परिपत्र का उद्देश्य देखें। पहला है नियमों या अनुदेशों को आवश्यकतानुसार सामान्य रूप से सूचित करना परिपत्र का उद्देश्य होता है। दूसरा है मंत्रालय या विभागीय कार्यालय जब कोई सूचना अथवा अनुदेश अपने अधीन कार्यालयों को भेजना चाहता है तो ऐसी स्थिति में भी परिपत्र लिखा जाता है। तीसरा है एक व्यवसाय की स्थापना या हस्तांतरण करने पर भी परिपत्र लिखा जाता है। चौथा है एक नई शाखा खोलना हो तो भी ऐसी परिस्थिति में परिपत्र लिखा जाता है। पांचवा है परिसर में परिवर्तन। परिसर में परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि किसी संस्था, व्यवसाय या व्यापार या किसी कार्यालय के परिसर में जब असामयिक या किसी कारणवश परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो ऐसी परिस्थिति पर भी परिपत्र लिखा जाता है। छठवां होता है किसी व्यवसाय को लेना या बंद करना। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यवसाय या व्यापार को जब लेना हो, खरीदना हो या उसे बंद करना हो तो ऐसी परिस्थिति में भी परिपत्र लिखा जाता है। सातवां है व्यापार का विघटन या एकीकरण। व्यापार या विघटन या एकीकरण का तात्पर्य यह है कि यदि किसी भी व्यापार या व्यवसाय का जब विघटन होता है अर्थात उसका जब उसमें विभाजन होता है तो ऐसी परिस्थिति में भी परिपत्र लिखा जाता है। और यदि किसी व्यापार या व्यवसाय में जब एकीकरण होता है, उसमें विलय होता है दो व्यापारों का, तो भी ऐसी परिस्थिति में परिपत्र लिखा जाता है। आठवां है किसी कर्मचारी की नियुक्ति, छुट्टी या सेवानिवृत्ति के मामलों में। इसका मतलब यह है किसी संस्था या कार्यालय के कर्मचारी की जब नए नए कर्मचारी की नियुक्ति होती है या उस कर्मचारी को अवकाश की आवश्यकता होती है या उसकी सेवानिवृत्ति होती है या निलंबन या पदोन्नति वगैरह, ये इस प्रकार की जो स्थितियां आती है तो ऐसी परिस्थिति पर भी परिपत्र लिखा जाता है। नौवां है एक भागीदार की प्रवेश या मृत्यु। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यापार या व्यवसाय में जब एक नए पार्टनर या नए एक भागीदार उसमें शामिल होता है तो ऐसी परिस्थिति में भी परिपत्र लिखा जाता है। या फिर उस व्यापार या व्यवसाय में शामिल किसी एक भागीदार की जब असामयिक मृत्यु हो जाती है या वह उस व्यवसाय से अपने आप को अलग कर देता है तो ऐसी परिस्थिति पर भी परिपत्र लिखा जाता है।
10वां है बोनस जारी करना। बोनस जारी करना का तात्पर्य यह है कि किसी भी कंपनी या किसी व्यापार या धंधे में जब उस कंपनी को या व्यापार के जो मालिक होते हैं, उनको जब मुनाफा होता है, तो वह अपने हितग्राहियों को या अपने जो कर्मचारी हैं, उनको एक बोनस जारी करता है। तो उसके लिए भी परिपत्र लिखा जाता है। आगे है परिपत्र की विशेषताएं। पहला है परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है। दूसरा, परिपत्र में कोई विशेष निर्णय, विशेष प्रस्ताव, विशेष रियायत या किसी अन्य विषय से संबंधित सूचनाएं भेजी जाती है। तीसरा है एक परिपत्र में एक ही विषय होता है और विषय का पूर्णतः उल्लेख रहता है। चौथा है परिपत्र की विषय वस्तु सारगर्भित होती है, अर्थात परिपत्र में अन्य निरर्थक शब्द या उसको अनावश्यक रूप से वह विस्तारित नहीं किया जाता। जो जो भी विषय वस्तु निर्धारित रहती है, उसी विषय वस्तु के अनुरूप परिपत्र लिखा जाता है। पांचवा है परिपत्र की भाषा आदेशात्मक होती है। चूंकि परिपत्र उच्च कार्यालय से अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है, इसलिए परिपत्र का जो स्वरूप होता है या उसकी जो भाषा होती है, वह आदेशात्मक होती है। छठवां है परिपत्र में संबोधन तथा स्वनिर्देश नहीं होता। सातवां है परिपत्र की शैली कार्यालयीन पत्रों जैसी होती है। आठवां है परिपत्र औपचारिक शैली में भी लिखा जाता है। और नौवां परिपत्र की भाषा सरल सहज होती है। आगे है परिपत्र लिखते समय हमें किन किन सावधानियों पर ध्यान रखना चाहिए, इसे जानें। पहला है परिपत्र सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा है विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि परिपत्र लिखने वाले लेखक को अपने विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। विषय के पूर्ण ज्ञान के अभाव में परिपत्र प्रभावी ढंग से नहीं लिखा जा सकेगा। तीसरा है परिपत्र स्पष्ट एवं सार्थक होना चाहिए। परिपत्र में जो भी बातें कहनी है वह स्पष्ट हो और बात उस विषय वस्तु में एक अर्थ भी निश्चित हो। चौथा है परिपत्र के स्वर में विनम्रता होनी चाहिए। परिपत्र में शिष्टता का पालन होने पर परिपत्र के स्वरूप में विनम्रता आ जाती है, इसलिए परिपत्र में हमें शिष्टता का पालन करना चाहिए। परिपत्र अगले है परिपत्र का जो मसौदा तैयार करते समय इसका उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हम परिपत्र किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, परिपत्र लेखक को इस उद्देश्य का ध्यान होना आवश्यक है। उद्देश्य का ध्यान यदि परिपत्र लेखक नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में परिपत्र प्रभावी नहीं हो लिखा जा पाएगा। छठवां है परिपत्र लेखन में द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि परिपत्र में ऐसे शब्द प्रयोग में न लाएं जिसके द्विअर्थी हो, अर्थात दो अर्थ निकलते हों। क्योंकि यदि किसी भी शब्द का अगर दो अर्थ निकलेगा तो वहाँ पे परिपत्र का जो प्रभाव होगा या परिपत्र जो एक आकर्षक होना चाहिए, या परिपत्र में हम जो बातें उच्च अधिकारी या उच्च कार्यालय को प्रेषित कर रहे हैं, वहाँ उसके उद्देश्य को समझने में दिक्कतें होंगी। इसलिए परिपत्र में कभी भी द्व्यर्थी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सातवां है परिपत्र संक्षिप्त एवं सारगर्भित होना चाहिए। तात्पर्य है कि परिपत्र का जो उद्देश्य है उसके उद्देश्य के अनुरूप हमें परिपत्र को संक्षिप्त में सारगर्भित होने चाहिए, अर्थात हमें कम शब्दों में अपनी बात को करने का प्रयास करना चाहिए। आठवां है भाषा में शिष्टता अपेक्षित है।
जिससे संदेश सरल, स्वाभाविक, सुंदर और प्रभावी लगे। भाषा में जब शिष्टता आती है तो परिपत्र का जो स्वरूप होता है वह सरल और सुंदर और प्रभावी समय बन जाता है। इसलिए हमें भाषा में शिष्टता का पालन करना अनिवार्य है। अगला है परिपत्र का नमूना। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के, उन्होंने राज्य के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं उनको एक परिपत्र जारी किए हैं। यहाँ प्रेषक हैं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, और पत्र को समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश के जो समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको भेजा जा रहा है। विषय है कार्यकारी दिवसों पर स्वास्थ्य सेवा समय में वृद्धि। महोदय महोदया, राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं अधिक उपलब्ध कराई जाएं। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब कार्यकारी दिवसों पर ड्यूटी समय बढ़ाया जाए। यह ड्यूटी समय अब प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा सायं 4 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया जाता है। यह आदेश 1 जून 2020 से प्रभावी माना जाएगा। कृपया इस जनहितकारी आदेश के पालन तथा क्रियान्वयन की सूचना इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करें। महोदय, हस्ताक्षर प्रेषक के जो अधिकारी हैं उनका हस्ताक्षर रहेगा, उनका नाम रहेगा, और जिस विभाग से पत्र जारी किया गया है उसका नाम रहेगा। यहाँ सचिव, जैसे यहाँ पे हस्ताक्षर है, नाम है, सचिव है, और स्वास्थ्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन। इस प्रकार परिपत्र का नमूना होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।